नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, ग्रुप डी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन लेकर आपके बीच पुनः उपस्थित हूं और जहां पर जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा सारे प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं। इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन जो इतिहास से संबंधित है कि गौतम बुद्ध ने कितनी उम्र में गृह त्याग किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था। और बात करते हैं कि गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, तो महाविनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण कहते हैं, जो आपको विशेष रूप से पता होना चाहिए। बात करते हैं गौतम बुद्ध की, तो ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म आपके लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, शाक्य कुल में। इनकी माता का नाम महामाया था, इनके पिता शुद्धोधन थे। इनकी एक संतान भी थी जिसका नाम राहुल था। इन सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपको याद होना चाहिए। और आपके बुद्ध का जो प्रिय घोड़ा था उसका नाम कंथक था। क्या था? कंथक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगर हमारे साथ आप स्टैटिक जीके पढ़ने बैठ रहे हैं तो एक नोटबुक लेकर बैठें और जितनी चीज़ें मैं आपको लिखा रहा हूँ उसको लिखते चलिए और बाद में उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। देखिए कि आप स्टैटिक जीके में कितने मजबूत हो जाएंगे। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टैटिक जीके के ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कराए जाते रहेंगे। देखिए, द्वितीय जैन संगीति कब हुई? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 512 ईसा पूर्व में, इसे बीसी हम लिख सकते हैं। 512 ईसा पूर्व नहीं, 512 ईस्वी में आपके द्वितीय जैन संगीति हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वल्लभी में हुई थी। वल्लभी नामक स्थान पर हुई थी। और इस जैन संगीति का मुख्य कार्य था कि धर्म ग्रंथ जो इनके हैं उसको अंतिम रूप से संकलित कर लिया जाए, उसे लिपिबद्ध कर दिया जाए। ये था आपके द्वितीय जैन संगीति का कार्य। बात करते हैं कि प्रथम जैन संगीति कब हुई? तो अगर बात करते हैं प्रथम जैन संगीति की, तो यह हुआ 300 बीसी में, मतलब 300 ईसा पूर्व में। और कहाँ पर हुआ? तो आपके पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हुआ। इस बात को नोट करते चलिए, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं कि उस समय आपके प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो स्थूलभद्र था। स्थूलभद्र था। और किसके समय में हुआ? तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आपके प्रथम जैन संगीति हुई थी। आगे चलते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। और जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखाया जा रहा है और कराया जा रहा है उसको 100 रूप से आपको याद कर ही लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। हजरत मोहम्मद साहब की दोस्तों बात करते हैं तो ये इस्लाम धर्म के संस्थापक थे और इनकी मृत्यु आपसे पूछी गई। तो इनकी मृत्यु हुई थी 8 जून 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। बात करते हैं हजरत मोहम्मद साहब की, तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में, 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? तो इनका जन्म हुआ था आपकी मक्का में। इस बात को याद रखिएगा। हजरत मोहम्मद साहब की बात करते हैं तो 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कब? 610 ईस्वी में। ये सब सन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों बात करते हैं हजरत मोहम्मद साहब की, तो 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ इनका विवाह हुआ था। इनकी पुत्री का नाम फातिमा था और इनके दामाद का नाम अली हजरत हुसैन था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। ये एंशियंट हिस्ट्री के एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद करना ही करना है। तो किस शासक को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा कि पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी शासक, जिसका नाम हो जाता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, इसको शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन की बात करते हैं तो 606 ईस्वी में यह राजगद्दी पर बैठा था और इसके दरबारी कवि का नाम बाणभट्ट था। क्या था आपके? बाणभट्ट था। बाणभट्ट इसका दरबारी कवि था। इसने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी है। हर्षवर्धन की बात करते हैं तो इसने कोई 41 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक? 41 वर्षों तक शासन किया था। और चीनी यात्री ह्वेनसांग इसके समय में ही भारत आया था। इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों हर्ष की बात करते हैं तो इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। किसको? कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि शाहजहां नामक पुस्तक की रचना किसने की। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि शाहजहां नामक पुस्तक की रचना किसने की। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इनायत खान। इनायत खान ने शाहजहां नामक पुस्तक की रचना की। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनायत खान। आगे बात कर लेते हैं एक आध पुस्तक और जो आपको याद करनी है कि आलमगीरनामा। आलमगीरनामा। तो आलमगीरनामा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आपके काजिम सिराजी ने। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि काजिम
सिराजी का नाम याद रखिएगा कि इसने आलमगीरनामा पुस्तक की रचना की है। एक पुस्तक मैं आपको और बता देता हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा। पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों? पुस्तक का नाम है कि हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की। और अभी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपसे पूछ लेगा कि हुमायूं नामा नामक पुस्तक की रचना की किसने की, तो आपकी गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने, जो आपके हुमायूं की बड़ी बहन थी। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और आप इसको तो पता है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी, आइन अकबरी की रचना किसने की, तो अबुल फजल ने दोनों की रचना की थी। ये सब आपको पता होना चाहिए, तो इस चीज़ मैंने आपको बता दी है। आगे चलते तो इनायत खान ने क्या की, इनायत खान ने आपकी शाहजहां नामा पुस्तक की रचना की, आलमगीर नामा पुस्तक की काजिम खिराजी ने, और हुमायूं नामा की गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आपके मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया कि महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर की उपाधि किसने दी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल ने। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर मैंने आपको बता दिया कि विंस्टन चर्चिल ने। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं लिख भी देता हूँ कि विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर कहा और इसे इन्हें अर्धनंगा फकीर भी कहा था। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं कि राजा राम मोहन राय जो थे, राजा राम मोहन राय, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी, तो इस बात को आपको विशेष रूप से याद होना चाहिए कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी किसने, अकबर द्वितीय ने। किसने, अकबर द्वितीय ने। दो तीन बात मैं आपको बता देता हूँ जिसको याद रखिए। जैसे स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी, तो महाराज खेतड़ी ने। किसने, महाराज खेतड़ी ने आपके स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दी थी। जैसे आपको बता दें कि आपके महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी, तो महात्मा गांधी ने। ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आगे बात करते हैं कि सन्यासी विद्रोह किसने किया था, आप का नेतृत्व किसने किया था, तो सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व जो है दोस्तों यह आपके किया था केना सरकार एवं दिरजी नारायण ने। किसने, एवं दिरजी नारायण ने आपके किया था। ठीक है, ये बात याद रखिए, केना सरकार दिरजी नारायण ने सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। दोस्तों सन्यासी विद्रोह की बात करते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट तो ये हो गया कि केंद्र सरकार दिरजी नारायण ने नेतृत्व किया। प्रभावित क्षेत्र इसका दोस्तों था बंगाल एवं बिहार। बंगाल एवं बिहार वाले इलाके में हुआ था। कब से कब तक हुआ, तो 1763 ईस्वी से लेकर सन 1800 ईस्वी तक दोस्तों ये आपके युद्ध लड़ा गया था। और आपके कारण पूछा है तो तीर्थ यात्रा पर जो कर लगा था उसके ही विरोध में सन्यासी विद्रोह हुआ था। और जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, इनके जो उपन्यास है आनंद मठ, अगर ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि आनंद मठ किसका उपन्यास है, तो आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। और इसमें ही आपके सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, ये आपके 7 क्वेश्चन थे आपके हिस्ट्री के, इसमें एंशिएंट के भी थे, मेडुअल के भी थे और आपके मॉडर्न के भी थे। अब ये क्वेश्चन आ गया आपके पॉलिटी का। किसका क्वेश्चन आ गया, आपके पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया कि किस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट को 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है, इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा, क्योंकि सेटलमेंट करने के लिए इसे एक्ट आया था, इसलिए कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और किस एक्ट को सेटलमेंट करने के लिए, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था सन 1773 ईस्वी में। इसकी जो विसंगतियां थी, ब्रिटिश शासन का कंपनी पर अपूर्ण नियंत्रण में भारत में कंपनी के कुशासन अथा और उसके अलावा दोस्तों जो कर्मचारियों द्वारा किए गए जो अन्याय किए जा रहे थे उसको दूर करने के लिए यह अधिनियम आया था, इसलिए इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। और इस एक्ट के द्वारा द्वैत शासन की व्यवस्था आरंभ की गई थी, इस बात को आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे की तरफ करते हैं। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि 1784 ईस्वी की पिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। क्यों सेटलमेंट कहते हैं, तो जो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसको सेटल करने के लिए, उसकी विसंगतियों को दूर करने के लिए यह आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान की किस आर्टिकल में प्रत्येक अल्पसंख्यक नागरिक को विशेष लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार मिला है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान का वह कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, जो नागरिक हैं, उनकी जो विशेष लिपि है या उनकी जो संस्कृति है उसको उनको बनाए रखने का अधिकार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता जो आपका दोस्तों जो मौलिक अधिकार है वहीं से ये क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके अनुच्छेद 29। जो आर्टिकल 29 है वह कहता है, ये बात जो मैंने ऊपर आपकी उपयुक्त में दी गई है, इस बात को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यह एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार जो है दोस्तों आपके भाग 3 में है।
कहाँ पर है आपके भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, उसी का 29वां आर्टिकल ये बात कहता है जो यहाँ पर उपयुक्त में दी गई है। बात करते हैं मौलिक अधिकार की, तो यह जो चीज़ है ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, इस बात को याद रखिएगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो मौलिक अधिकार है दोस्तों ये 6 प्रकार का, पहले 7 प्रकार का एक संपत्ति का अधिकार था जो उसको हटा दिया गया है, अब 6 प्रकार का मौलिक अधिकार आपके लिए बचा है। और इसमें एक है समानता का अधिकार, एक है स्वतंत्रता का अधिकार, एक है शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, एक है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और इसी में है आपका ये अनुच्छेद 29। और इसके बाद छठवां है आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 32 कहते हैं, और भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि यह भारतीय संविधान की आत्मा है। वैसे प्रस्तावना को आत्मा कहा गया है, लेकिन भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को आपके क्या कहा है दोस्तों, इसी आपके संविधान की आत्मा कहा है। भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी है? भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनकी न्यूनतम आयु आपकी 35 वर्ष की होती है, 35 वर्ष की होती है राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु। और राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके इससे कई सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछता है कि भारत में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका, तो भारत में कार्यपालिका का प्रधान, भारत में कार्यपालिका का प्रधान आपके कौन होता है? तो राष्ट्रपति ही होता है। बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो जो 35 वर्ष का जिसकी आज 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी है और जो लोकसभा का सदस्य चुनने योग्य है वह क्या होता है दोस्तों? वह आपके राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है? तो 5 वर्ष की होती है, ये आपको पता ही होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट बातें हो जाती हैं, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बातें हो जाती हैं? आपके लिए ये इंपॉर्टेंट बातें हो जाती हैं कि आपकी जो वित्त होती है दोस्तों, जो आपके एक वित्त वाला होता है, जो क्या होता है, जो वित्त आयोग होता है, जी जो वित्त आयोग होता है इसका गठन राष्ट्रपति करता है। जो वित्त आयोग है, जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन आपके राष्ट्रपति ही करता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और राष्ट्रपति जो होता है जो संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। अगर कोई मामला फंस गया तो उसके लिए संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास ही होता है। आगे की तरफ चलें, आगे की तरफ चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हो जाता है आपके लिए कि भारत में अभी तक कितनी बार आपातकाल घोषित हुआ है? भारत में अभी तक कितनी बार आपातकाल घोषित हुआ है? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि भारत में अभी तक 3 बार आपातकाल घोषित हुआ है, और 3 बार आपातकाल घोषित हुआ है, और राष्ट्रपति द्वारा ही आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति ही आपातकाल की घोषणा करता है। भारत में अभी तक 3 बार आपातकाल लगा है। एक बार सन 1962 ईस्वी में, आपको पता होगा कि चीनी आक्रमण के समय जो आपके हुआ था उसमें 1962 में आपातकाल लगा था। एक 1971 ईस्वी में जब आपके भारत पाक युद्ध के समय लगा था एक बार, और सन 1987 ईस्वी में 1987 में कुछ आपके आंतरिक गड़बड़ी के संदर्भ में, आंतरिक गड़बड़ी के संदर्भ में आपके लगा था। तो 1962 में चीनी आक्रमण के समय, 1971 में पाक आक्रमण के समय, 1987 ईस्वी में आपके आंतरिक गड़बड़ी के संदर्भ में आपातकाल लगाया गया था। ये आपको पता होना चाहिए जो मैं आपको बता दिया हूँ। किंतु दोस्तों जो 1987 ईस्वी का जो आंतरिक गड़बड़ी में लगा था, इसके बाद 44वें संशोधन से आंतरिक गड़बड़ी का स्थान सशस्त्र विद्रोह ने ले लिया कि आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पर आपातकाल नहीं लगेगा, सशस्त्र जो विद्रोह होगा उसके स्थान पर लगेगा। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन कि सूर्य के पश्चात पृथ्वी का दूसरा सर्वाधिक निकट तारा कौन सा है? तो सूर्य के पश्चात, जो सूर्य है इसके पश्चात पृथ्वी का दूसरा सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता ही होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है वह आपके सूर्य के बाद आपके दूसरा आपके सूर्य के बाद मतलब कि सूर्य के पश्चात पृथ्वी का दूसरा सर्वाधिक निकट का तारा हो जाता है। सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य आपके सौरमंडल का जनक हो जाता है। तो ये बात आपके समझ में आ गई कि प्रोक्सिमा सेंचुरी दूसरा सर्वाधिक निकट का तारा है और इसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 4.5 वर्ष लगते हैं, 4.5 वर्ष लगते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे छोटा बौना ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह तो आपकी बुध है, आप जानते हैं, लेकिन सबसे छोटा बौना ग्रह पूछा गया है। सबसे छोटा ग्रह पूछता तो आप लगाते बुध को, सबसे हल्का भी यही है, लेकिन सबसे छोटा बौना ग्रह होता है। तो एक ग्रह होता है, एक बौना ग्रह होता है। तो जो सेरिस है, सेरिस यह आपके सौरमंडल का सबसे छोटा बौना ग्रह है। सन 1801 ईस्वी में इस बौने ग्रह की खोज हुई थी और रोम के एक देवता हैं सेरिस, इसके ही नाम पर इनका नाम आपका सेरिस रखा गया था। इस बात को याद रखिएगा जो आपसे परीक्षा में कई बार पूछा गया था। और सेरिस की खोज किसने की थी? तो सेरिस आपकी बौना ग्रह है, इसकी खोज आपके इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने की थी। किसने? आपके इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने, इटली
क्योंकि खगोलशास्त्री आपके पियाजी ने इसकी खोज की थी, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा कि हिप्नोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो हिप्नोलॉजी जो है दोस्तों, इसके अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। फाइकोलॉजी के अंतर्गत सवालों का अध्ययन किया जाता है, और आपके माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार से एपी कल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है। सेरी कल्चर के अंतर्गत आपके रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे आपके हैं, इसमें आपको ये याद करना है कि जो हिप्नोलॉजी है, हिप्नोलॉजी इसके अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रक्त को किस तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कि रक्त को 4 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रखा जाता है। रक्त की बात करते हैं तो रक्त का कार्य ऑक्सीजन जो है उसको फेफड़े से लेकर कोशिकाओं तक तथा कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़ों तक पहुंचाना होता है। बात करते हैं रक्त की, तो रक्त भोजन से जो प्राप्त आवश्यक जो तत्व होते हैं जैसे ग्लूकोज, इसको कोशिकाओं तक पहुंचाता है, यही है आपके क्या है रक्त होता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त जमता नहीं है, जिसे कहते हैं रक्त का थक्का नहीं जमता है। ये विटामिन के है, जो विटामिन के है, विटामिन के की अगर कमी हो जाएगी तो रक्त आपके जमेगा नहीं, ठीक है। आप इसके बाद दोस्तों बात करते हैं तो रक्त समूह की खोज किसने की, तो आपके लैंड स्किनर ने रक्त समूह की खोज की थी, जिसका नाम है कार्ल लैंड स्किनर, सन 1900 ईस्वी में। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रक्त के अध्ययन को हम हिमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं आपके? हिमेटोलॉजी कहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के हमारे 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तरीके से पूरे हो गए, जहाँ पर हमने साइंस के कुछ क्वेश्चनों पर डिस्कस किया और कुछ हमने आपके भूगोल के क्वेश्चनों पर डिस्कस किया। उसी प्रकार से हमने कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन पर, कुछ इतिहास के क्वेश्चनों पर डिस्कस किया। मुझे लगता है आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों यह सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर इसकी PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, किसकी? टेलीग्राम चैनल की, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दोस्तों हमको आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर और आपके फेसबुक पर, और इन दोनों की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। हमारा नाम दोस्तों अंकित मिश्र, आप जानते हैं, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9580482638। आपका किसी भी प्रकार का अगर कोई सुझाव है कि ऐसा नहीं ऐसा कीजिए, और भी कोई भी कुछ भी प्रकार का सुझाव है, कोई भी दिक्कत है, आप बात करना चाहते हैं, तो इस पर मुझसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। किस पर? 9580482638 पर। चलिए दोस्तों आज के सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को आपको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं ज्ञान तक। धन्यवाद।